हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडिटोरियल टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और 70वीं बीपीएससी जो आने वाला है उसका लिए है फ्रेंड्स। और ये 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है एग्जाम का। और टेस्ट का नाम है, टेस्ट सीरीज का नाम है जुनून। तो आज सेक्शनल टेस्ट चल रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले 3 मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा था जो स्पेक्ट्रम बुक है उस पर आधारित था। और आज का है टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आप उसे अगर वो भी सिर्फ कर लेते हैं तो आपका बुक कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पूरा बुक को कवर किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछ रहा है सबसे पहले फ्रेंड्स कि इसमें सत्य कथन कौन सी है। तो सत्य कथन सिर्फ एक है। तो एक में देख लेते हैं क्या है इसमें। रेडियो कार्बन डेटिंग पत्ती पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं कारण, देख लेते हैं यहाँ पे, देख ले डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। रेडियो कार्बन अर्ध जीवन काल का 5,568 वर्षों का होता है, न कि 10,000 वर्षों का। ठीक है, पुरातात्विक वस्तुओं के काल के निर्धारण में रेडियो कार्बन पत्ती की अपनी एक सीमा है। इस विधि के अनुसार 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारित नहीं किया जाएगा। और मृत वस्तुओं में रेडियो कार्बन C40 की मात्रा लगातार घटती रहती है। यह मात्रा समान अनुपात में घटती है जिससे किसी की वस्तु का काल निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पैलियोग्राफी बोले जाते हैं। शिलालेखों और पुराने अभिलेखों को पैलियोग्राफी, जिसका अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेखों मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में तो 3वीं शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा का है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि कौन सा है। तो ब्राह्मणी लिपि जो अशोक का जो स्तंभ है लिखा हुआ, उसमें लिपि कौन सा यूज किया हुआ है। तो ब्राह्मणी लिपि। और अगर भाषा बोले तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन सी हो जाएंगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम पूछा है फ्रेंड्स कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान करना है। सूची साहित्य है और वस्तु है। तो इसमें मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र किसका है। तो गणित और ज्यामिति का। शौत्र सूत्र क्या है फ्रेंड्स। तो ये है राज्याभिषेक समारोह का। और गृह सूत्र किसका है। तो ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार का। तो आंसर बी हो जाएगा। स्रोत शुक्ल के आधार पर कई प्रकार के भव्य राज्याभिषेक समारोह की आयोजन होता है। गुह सूत्र इसकी विषय वस्तु मुख्य संबंध किसी प्रकार के धार्मिक संस्कार यथा जन्म, नामकरण, उपायन, विवाह और अंत्येष्टि होता है। और शुल्ब सूक्त क्या होता है। तो शुल्ब सूत्रों में बलि देने के स्थान निर्धारित व निर्माण की विभिन्न मापों के बारे में बताया गया है। अर्थात इसमें हमें ज्यामिति और गणित के शुरुआत अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांग कितनी है फ्रेंड्स। तो वेदांग 6 है। और वेद बोर्ड है तो वेद 4 है, वेदांग 6 है। ठीक है, कौन कौन सा है तो देख लेते हैं इसमें। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति की संबंधी ज्ञान है इसमें। छंद मतलब भाषा और सज्जा का ज्ञान। ज्योतिष खगोल शास्त्र का ज्ञान। और कल्प कर्मकांड है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायों में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लगे लोगों को उनके औजार, हथियार और अन्य सामग्री के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसे मेगालिथ कहा जाता है।
दक्षिण भारत की पुरातात्विक खुदाई की सबसे प्रमुख विशेषता मेगालिथ संस्कृति है। तो दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति था फ्रेंड्स? तो मेगालिथ संस्कृति। यहाँ के कुछ लोगों उनके औजार, हथियार और अन्य सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। इसे मेगालिथ नाम दिया गया, हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं भी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नवपाषाण बस्ती कालीन बस्ती है और अवस्थिति है। तो मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो चिरांद कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो चिरांद हो गया बिहार में। और बुरझोम कहाँ है? तो बुरझोम कश्मीर में। कुलदीवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और उतनूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और पिकलीहल कहाँ? तो पिकलीहल कर्नाटक में है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सत्य कथन है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्र शताब्दी के साथ आसपास शुरू हुआ था। तो ये सही है। तो आंसर देख लेते हैं इसमें। भारतीय उपमहाद्वीपों में नवपाषाण युग की शुरुआत पश्चिम एशिया की तुलना में थोड़ा देर से हुआ था, फिर भी ईसा पूर्व कितनी? 7वीं सहस्त्र मतलब 7000 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो किसकी 7000 ईसा पूर्व हो चुकी थी फ्रेंड्स? तो नवपाषाण युग का। लेकिन नवपाषाण युगीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती भी थी और वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि चूंकि वे पत्थर से बने औजारों और हथियारों पर निर्भर थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्ती स्थापित नहीं कर सकते थे। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही बस सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है उस स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहाँ नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स? तो बुरझोम और चिरांद से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सेनुआर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो सेनुआर रोहतास में है। तो आंसर हो जाएगा ए। बिहार के 2 नवपाषाण कालीन अत्यंत प्रसिद्ध है। पहला है चिरांद, जो चिरांद बिहार के सारण जिले में। तो चिरांद कहाँ है फ्रेंड्स? तो बिहार के सारण जिले में। और सेनुआर कहाँ है? तो ये कैमूर पहाड़ी इलाके के रोहतास जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये बुरझोम है। बुरझोम कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर के 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुरझोम भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण नवपाषाण काल स्थल है। यहाँ लोगों की रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प बात यह है कि बुरझोम में मृतकों के साथ उनकी कब्र में पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर विचार कीजिए। और ये क्या बोले थे? काल अनुक्रमित क्रम क्या है? तो इसमें है पहला आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सबसे पहले आहर ताम्रपाषाण संस्कृति था, उसके बाद कायथ ताम्रपाषाण संस्कृति, उसके बाद हो गया मालवा संस्कृति और लास्ट में जोरखे संस्कृति थी। तो इसका हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हमारे लिए। तो इसमें क्या है कि आहार या ताम्रपाषाण संस्कृति बनास घाटी राजस्थान में कब हुआ था? तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व था। कायथ से हुआ था ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मध्य प्रदेश में थी। कायथ ये 2000 से 1800 के बीच में हुआ था। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में हुआ था, तो 1700 से 1200 ईसा पूर्व। और जोरवे संस्कृति का कहाँ थी? तो ये महाराष्ट्र में 1400 से 700 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण कालीन के स्थल तथा सूची अवस्थिति मिलान करना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर 14 का आंसर बी हो जाएगा। तो मिलान कर लेते हैं। पांडुराज धिब्बी कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद गणेश्वर कहाँ पे है? तो राजस्थान में। एरन कहाँ है? तो एरन मध्य प्रदेश में। और इनामगाम महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें कहाँ क्या क्या मिला है? तो पांडुराजा धिब्बी पश्चिम बंगाल में ईसा पूर्व 1500 से 1700 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद तथा यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट है गणेश्वर कहाँ है, तो गणेश्वर राजस्थान में, जो 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक है। और यह स्थल मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति की तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो गणेश्वर स्थान तांबे की वस्तु को आपूर्ति कराता था। एरर मध्य प्रदेश है, जो 1700 से 1200 तक दिखा रहा है ईसा पूर्व। और इनाम गांव महाराष्ट्र में, जो 1400 से 700 ईसा पूर्व तक है। यहाँ से चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन 1 और 3 सही है, तो पढ़ लेते हैं। इसमें महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः प्रभा नदी के किनारे हुआ था, तो ये सही है। और इस संस्कृति पर दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान पाए गए हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि के उत्पादन में बहुताया किया करते थे। तो कहाँ कौन करते थे फ्रेंड्स, तो नर्मदा टोली। महाराष्ट्र में नर्मदा के किनारे नर्मदा टोली में लगभग सभी अनाज पाए गए हैं। शायद ही भारत में किसी अन्य स्थान पर खोदाई के परिणाम स्वरूप इस अनाज को पाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले अनाज कौन कौन है, तो बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो बिहार से कौन सा नहीं है, तो खैराडी बिहार से नहीं है, जबकि सेनुआर, सोनपुर और ताराडी बिहार से है। ताम्रपाषाण युग में बिहार से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई है। इसमें चिरांद, ताराडी, सोनपुर आदि प्रमुख है। प्रश्नगत विकल्पों में खैराडी बिहार से स्थित नहीं होकर खैराडी कहाँ पे है, तो खैराडी उत्तर प्रदेश में है, विंध्य क्षेत्र में, इलाहाबाद के पास के क्षेत्र में है। नरहन भी इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है। तो इसमें कथन और कारण दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ताम्रपाषाण कालीन लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और यह उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गत्य उत्पादों के लिए किया जाता था, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक सही है परंतु आर गलत है। ताम्रपाषाण संस्कृति में भी अपनी सीमाएं थी। ऐसे अनेकों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि ताम्रपाषाणी लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरियां आदि भी पालते थे, उन्हें आंगन में बांधते थे, तो ये तो सही है। पर पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था और दूध एवं अन्य गतव्य उत्पादों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो क्वेश्चन है आंसर है बी, 1, 2 और 3 सत्य है। देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्वी में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक था। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीपों में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी सहस्त्र शताब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति थी, तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता स्थल है फ्रेंड्स और यहाँ पर स्थिति है, तो इसमें मिलान करना है। तो कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, धौलावीरा गुजरात में और इमाम दाइमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप कितना था। तो परिमाप डी आंसर इसका है, तो 11.88 मीटर लंबाई तथा 7.001 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई था, तो आंसर डी है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो कालीबंगा के हिस्से में भी ईंटों की चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ है, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या फिल करना है, तो दक्षिण लिखना है। ठीक है, दक्षिणी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में, कहाँ, दक्षिणी हिस्से में भी ईंटों की चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। तो कांस्ययुगीन धातु। ठीक है, कांस्ययुगीन। आंसर ऐतिहासिक विकास क्रम में सभ्यता संस्कृति का विकास निम्न में हुआ है। तो पहला है पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण है, फिर ताम्रपाषाण और लास्ट में कांस्ययुगीन और फिर
लौह युग था। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ही लेखन की कला का आविष्कार किया था। ऐतिहासिक रूप से हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 ईस्वी में हुआ था और 1923 ईस्वी तक सारे लिपियों की खोज कर ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? तो इसके लिए मेहुला कहा जाता था। पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर बाहरी क्षेत्रों से व्यापार करते थे। उनका सबसे अधिक पैमाने पर व्यापार मेसोपोटामिया क्षेत्र में होता था। मेसोपोटामिया से इन सब संबंधी लोगों संबंध को लेकर दस्तावेज भी प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे एक दस्तावेज जो ईसा पूर्व 2550 के आसपास के समय के हैं। दस्तावेज में मेहुला के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा की गई है। और मेहुला सिंध क्षेत्र का वह प्राचीन नाम था जिसका प्रयोग मेसोपोटामिया दस्तावेज में किया जाता था। उन दस्तावेजों में दिलमुन मक्कन नाम दो मध्यवर्ती व्यापारी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सींग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है। ठीक है, इसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। उन पशुओं के में किस वस्तु का चित्र उन मोहरों पर नहीं पाया गया है? तो बैल का चित्र नहीं पाया गया, जबकि सिंह का, हिरन का, हाथी का और गौंडा का है। ठीक है, इस देवताओं के पास एक हाथी, एक शेर और एक गैंडा, सिंह के नीचे एक भैंस का भी चित्रण पाया गया, जबकि बैल का चित्र नहीं पाया गया है। कांस्य निर्मित अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति मूल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु कर्म की अच्छी जानकारी थी। इस सभ्यता के केंद्रों से धातुओं एवं पत्थरों के निर्मित मूर्ति भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरह इसी के अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थल से कांस्य निर्मित एक महिला नर्तकी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जो धातु से निर्मित मूर्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है आर्य शब्द किस बात का संकेत करता है? तो आर्य शब्द एक सांस्कृतिक समुदाय का संकेत करता है। नेक्स्ट है भारोपित भाषा से जुड़ी अभिलेख और उनकी प्राप्ति स्थान है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 3 to 4। इसमें कासित अभिलेख कहाँ है? तो कासित अभिलेख इराक में मिला है और हिरित अभिलेख आपको तुर्की में मिला है और मितानी अभिलेख सीरिया में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हितानी अभिलेख तुर्की पूर्व में तुर्की के अनातोलिया में भी कहा जाता है। और कशित अभिलेख कहाँ से पाया? तो इराक को पहले मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इराक कासित अभिलेख कहाँ है? इराक में मिला है और मितानी अभिलेख सीरिया में मिला है। नेक्स्ट है कथन और कारण फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है। इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे हैं। तो ये सही है। और इंडो आर्यन के पास अश्वयुक्त रथ, कवच, बर्मन और बेहतर हथियार थे। तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित ऋग्वैदिक संस्थाओं पर विचार करना है। और इसमें क्या है? तो इसमें उस स्थान में उपयुक्त में से किस संस्थाओं में महिला भी भाग लेती थी? तो महिला किस में भाग लेती थी फ्रेंड्स? तो सभा और विदव में महिला भाग लेती थी। ठीक है, ऋग्वेद में सभा, समिति, विदव और गण कितने थे? 4। सभा, समिति, विदव और गण जैसे कई कबीलाई या नातेदारी आधारित जनसमूहों का उल्लेख मिलता है। ये विचार विमर्श की संस्थाएं थी और इनमें कुछ में राजनीतिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाता था। इन संस्थाओं द्वारा सामरिक और धार्मिक आयोजन का भी प्रबंधन किया जाता था। ऋग्वेद उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि सभा विदथ नामक संस्था में महिलाएं भाग लेती थी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आता है? तो 10वें में आता है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है।
तो इसका भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो जल के देवता के रूप में वरुण का उल्लेख किया गया है, जबकि इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता, इसे युद्ध और वृष्टि के देवता माना जाता है। अग्नि देवताओं को लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका बनाते हैं, और वरुण को जल के देवता तथा प्रकृति संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी था, और सोम को वनस्पति के देवता माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक कालीन लोग का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और ऋग्वैदिक लोगों की कृषि की ज्ञान का अभाव था। तो बिल्कुल नहीं मैम सर, बिल्कुल नहीं सर फ्रेंड्स, इसमें ऋग्वेद कालीन के लोगों को मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद से प्रयुक्त शब्द और उनकी संख्या बारंबारता की कितनी बार उसकी उल्लेख की गई है, और तो इसका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, जनपद 0, अर्थात एक बार भी जनपद का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इंद्र का 250 बार सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था। अग्नि को 200 बार दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। जन के बारे में 275 बार, और विष के बारे में 117 बार। युद्ध की दृष्टि से ग्रामों या छोटे कबीलाई इकाइयों का विशेष विभाजन था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। गंगा ऋग्वैदिक काल में उतना महत्व नहीं था, मात्र एक बार उल्लेख है, और कुंभा काबुल अफगानिस्तान में बहने वाली नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। और सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो ये कौन था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचाल। उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित पांचाल जनपद साम्राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। यह जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, वदाऊ और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं? तो इसमें यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में न केवल श्लोक है, बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं। उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और स्थिति से भी अवगत कराते हैं। सामवेद में क्या क्या है? तो सामवेद में इस वेद में ऋग्वेद के सूक्त को चुनकर उनका संशोधित संग्रहण किया गया है, ताकि उसे लयबद्ध कर ये मतलब गाने योग्य बनाया जा सके। और अथर्ववेद में वेद के जरिए हमने अन्याय अनार्थों के विश्वासों और प्रथाओं के विषय में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसमें। और उपरोक्त में से कहाँ ईसा पूर्व 600 ईस्वी के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3, 4 और 6 में, जिसमें 4 में हो जाएगा पांचाल और 6 में विदेह है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणालियों की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था? तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है तर्क और व्याख्या की कला। यहाँ विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाता था, और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उसे प्रदर्शन पर निर्भर था। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद ही शाश्वत सत्य है। यह एक आध्यात्मिक दर्शन था, न कि भौतिकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या असत्य कथन पूछ रहा है? तो सत्य कथन 2 और 3 है जिसमें, और सत्य कथन है जिसमें सत्य कथन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सत्य कथन 1 और 4 सत्य कथन है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के लिए द्योतक है, और कभी कभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों राजाजन्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता के स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
हालांकि चारों वेद में जन शब्द का अर्थात कबीलाई लोगों का उल्लेख बहुत बार हुआ है, पर वहाँ जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है और जो 800 ईसा पूर्व से पहले का नहीं है। ठीक है, वैदिक ग्रंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैदिक ग्रंथों में वही शब्द एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त है। वही किस अनाज का द्योतक है? तो वही किसका था? तो चावल का। ठीक है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो हो सके आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। और कारण क्या है? तो कारण राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठान में शूद्र हिस्सा लेते थे। तो ये दोनों सही है और AR की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है, जिसमें जैन धर्म में जीन या जीना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आंसर वो सही हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन सी सही है, जिसमें 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 देख लेंगे। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगही में किया गया। तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और 4 में है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। तो बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? तो महावीर स्वामी के लगभग 27 वर्ष पहले। ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म के से लगभग 27 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। वहीं महावीर स्वामी के जन्म के संबंध में यह मान्यता है कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली निकट बसड़ नामक स्थान पर हुआ था। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी के जन्म का लगभग 27 वर्ष पहले हुआ था। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो ये किस में बताया गया है फ्रेंड्स? तो 49 का हो जाएगा सूत निपात में बोला गया है। अहिंसा एवं पशु जीवन के पवित्रता पर बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इसके कारण तत्कालीन समय में पशु धर्म में वृद्धि हुई थी और जो नवीन कृषि पद्धति के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ था। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में सूत निपात में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और खुशी का दाता बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और इसमें है कि भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः गौतम बुद्ध की थी। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिमी की सीमांतों पर एक नई कला का सृजन किया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे गंधार कला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को बसादिश कहा जाता है। ठीक है, जैन मठों को बसादिश कहा जाता है। चैत्य किसे बोलते हैं? तो चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल बोलते हैं। विहार किसको है? तो बौद्धिक भिक्षुओं के रहने का स्थान को मठ या विहार कहते हैं। स्तूप क्या कहते हैं? तो स्तूप गौतम बुद्ध के जीवाश्मों के ऊपर निर्मित कलात्मक संरचना को स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है और उपर्युक्त में से राजवंशों में मगध पर शासन करने के क्रम को कौन सा विकल्प उचित रूप से प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हर्यक वंश आए थे, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश तथा लास्ट में मौर्य वंश आए थे। ठीक है, हर्यक वंश का कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स? तो 544 से 412 के बीच में। शिशुनाग वंश 412 से 344, नंद वंश 344 से 322 और मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथन और कारण है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कथन कारण में और कौन सा सही है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, तो बिल्कुल सही है। और लोहे का बढ़ता हुआ अनुप्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था, तो दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद है और राजधानी है, तो मिलान कर लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। तो वत्स की राजधानी कौन सी थी, तो इलाहाबाद कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर काशिया और अवंती की महिषामती दूसरी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पेज वाइज भी दिया हुआ, तो पेज से भी आप समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्रों के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि के कितने जनपद होने का उल्लेख किया था, तो पाणिनि कितना बोला था जनपद है, तो 40। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था, तो ये महापद्मा नंद ने लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और महापद्मा नंद का उपाधि क्या था फ्रेंड्स, तो ये महापद्मा नंद एकारेट की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ईरान शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो ये 516 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ईरान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। तो ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खगोष्ठी लिपि कहता है, तो खगोष्ठी लिपि कहाँ से लाए गए थे फ्रेंड, तो ईरानी लोग लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है उसका दूसरा ऑप्शन है मौर्य शिल्पकला पर भी ईरान प्रभाव देखा जा सकता है, तो ये दोनों सही है और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सम्मान किया और पोरस का राज किन नदियों के बीच में स्थित है, तो पोरस का राज किसके बीच में स्थित है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, चिनाब और झेलम के बीच में पोरस का राज स्थित था। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद मगध पर किस वंश का शासन था, तो नंद वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नंद वंश के उस टाइम कौन राजा थे, तो महापद्म नंद थे, धनानंद थे। ठीक है, जब सिकंदर महान आक्रमण किए थे तो नंद वंश का राज था और धनानंद सिंहासन पे बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है, तो सी, इसका आंसर है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य गंगा घाटी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन बुद्ध काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्षकार और दीर्घ चारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्री का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था, तो उसका संबंध था मगध और कौशल से। ठीक है, नेक्स्ट है ईसा पूर्व 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में संयोजित करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र में सबसे ज्यादा था, उसके बाद मथुरा में, फिर वेशनगर, कौशाम्बी और लास्ट में उज्जैन में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृत ग्रंथों में किस नगर को बनियागामा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है, तो व्यापारियों की बस्ती चंपा को कहा गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किए थे, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो पालीब्रो था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत पूछा है। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका, जो मौर्य प्रशासन का इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो अशोक का इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या क्या है, तो जिसकी संख्या
जिसकी संख्या 39 और जो पांच तरह से वर्गीकृत की गई है। तो अशोक के इतिहास ईसा पूर्व 273 से 232 ईसा पूर्व तक था और अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है, जिसकी संख्या 39 जो बृहद शिलालेखों, लघु शिलालेखों और विशेष शिलालेखों के बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख के रूप में 5 तरह के से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा C 3, 4 और 5, जिसमें प्राकृत है, 4 में यूनानी और लास्ट में अरमेइक है, जो निम्नलिखित में अशोक भाषा के अभिलेख में लिखे गए हैं। संस्कृत और पाली भाषा अशोक के अभिलेख में नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स, इसमें PYQ में आपको मिल जाएंगे। तो 8 वर्ष बाद। और उसका कार्यकाल कब था और कब गए थे, तो 261 में। ठीक है। नेक्स्ट है और इसका अभिलेख कहाँ पे, सम्राट अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रह के उच्चतम अधिकारी को संहितादाता कहा जाता था और मौर्य प्रशासन के राजकोष से एवं भंडार के मुख्य संरक्षण को समाहर्ता कहा जाता था। तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें मौर्य प्रशासन के कर निर्धारण और संग्रहर्ता के उच्च अधिकारियों को समाहर्ता कहते हैं और मौर्य प्रशासन के राजकोषीय एवं भंडार के मुख्य संरक्षण को संहितादाता कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को इंटरचेंज कर दिया था फ्रेंड्स। तो ध्यान देखेंगे, एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक विद्रथ थे। ठीक है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक भारतीय महाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वर्षों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। उनके आक्रमण करने और सत्ता पर स्थापित होने का सही क्रम क्या है, तो पहले देख लेते हैं आंसर इसका। तो पहले हिंदू यूनान आए थे, फिर शक, फिर पहलव और कुषाण आए थे। एग्जाम में ये आता है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। हिंदू यूनान पहले आए थे, फिर शक आए, पहलव आए, फिर कुषाण आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू यूनान को बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। ठीक है। गोंडफरेंस जिसके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे, तो पर्थियन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, तो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ था। तो ये सही है। मध्य एशिया विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया था। तो ये दोनों सही है। तो AR की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। और पहली राजधानी कहाँ थी फ्रेंड, तो कुषाणों की पहली राजधानी पुष्पुर आधुनिक पेशावर थी, जहाँ कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे इसका। शक संवत का शुरुआत हुआ था 78 ईसा में कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था, तो हिंदुस्तान का पहली बार प्रयोग 3री शताब्दी में किया गया था। 3री शताब्दी के मध्य में ससैनियों के निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा किया गया था और शुरुआत में ससैनियों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा था। ठीक है। नेक्स्ट होगा, भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोशास्त्र का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है, तो यूनानियों की। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी तट पर स्थित पैठन या प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहनों की राजधानी कौन थी, तो पैठन या प्रतिष्ठान।
किस सातवाहन शासक ने इससे राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों की सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजभाषा क्या थी फ्रेंड्स? तो प्राकृत थे। एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासक प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन का कामकाज गौमिका को सौंपा जाता था। गौमुखा क्षेत्र सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। इस सेना टुकड़ी में क्या शामिल होता था? तो इसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सत्य है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। दूसरा है सावंत शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। तो ये दोनों सही है और ये आर की सही, इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन और कारण है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कथन कारण में। दक्षिण के महापाषाण संस्कृति के लोग उन्नत कृषि करते थे और इसमें लिखा हुआ है दूसरा में है कारण में, महापाषाणी लोग के कब्रों में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हसिया और त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत में पाए गए हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें महापाषाण कालीन संस्कृति के लोग उन्नत कृषि नहीं करते थे। उनकी कब्रों में लोहे, तीर, भाले, खुरचन, हसिया, त्रिशूल पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो तमिस्कम शब्द का उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क को तमिस्कम कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उरेयूर। प्रारंभिक चोलों का राजधानी क्या है? तो उरेयूर। नेक्स्ट है सूची तमिल ग्रंथ है और विषय वस्तु है, तो इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो तोलकापियम क्या है? तो यह तमिल व्याकरण है। तमिल व्याकरण को तोलकापियम कहते हैं। तिरुकुलम क्या है? तो इस ग्रंथ में दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। शिलापाकीकारम, तो ये तमिल महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद के कोवलन और माधवी प्रेम कहानी है। और मणिमेकलय महाकाव्य प्रमुख प्रतिपाद्य साहित्य कम धार्मिक ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन ये पूछता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। तोलकापियम तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए पांड्य राज्य प्रसिद्ध था। गुप्त काल में उपाधियां हैं और वर्ण है, तो देख लेते इसमें क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें बर्मन किसे बोला जाता था? तो क्षत्रिय वर्ण को। और शर्मन किसे बोलते थे? शर्मन ब्राह्मण को। गुप्त किसे बोला जाता था फ्रेंड्स? तो गुप्त वैश्य को और दास शूद्र को बोला जाता था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो गुप्त शासक की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। और कब? तो 319 से 20 के बीच में। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान आवित्का या अटविक राज्य से क्या तात्पर्य है? तो विंध्य क्षेत्र में स्थित वनों के साम्राज्य से। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के भारत दौरे का काल क्या था? तो 399 में आया था और 414 में वो गया है। तो प्रसिद्ध फाहियान किसके टाइम में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में आए थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और तो इसका क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं इसका। इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो 2 और 3 सत्य कथन है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, इसमें द्वितीय नहीं प्रथम किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान आश्रित थे। तो ये सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों सही है। तो केवल 2 और 3 सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है।
तो मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाधिराज और परमा भट्टकार जैसे अम्बांडरपुर उपाधियां धारण किए थे। और दूसरा था गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है, परंतु और गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विशेषकर मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामीणों की राजकीय सेना एवं अधिकारियों की कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। ऐसे निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसे को विशिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य के राज्यों या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का प्रभारी अधिकारी का क्या कहलाता था? तो उपरीक कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस वस्तु या पक्षी का चित्रण अंकित किया गया है? तो गुप्त का मुंह गरुड़ थे। ठीक है, गरुड़ था उसके मुहर पे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में कहा जाता है। तो उनके अभिलेखों में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो दिनार। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान देंगे। दिनार कहा जाता था, गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है 448 ईस्वी के अभिलेख से यह पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो इसका अभिज्ञान शकुंतलम। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है, और अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है फ्रेंड्स? तो ये विश्व की साहित्य श्रेणी विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान पे है। ये राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी है। ठीक है, जिसका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक बना था। इसी के नाम पे भरत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शकुंतलम ही था। भागवत गीता ऐसे दूसरे ग्रंथ है। पहला हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो ये 15 वर्षों में हेंगसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा था। वह 629 में भारत पहुंचा और 645 से भारत में कुल 15 वर्षों तक रहा था। और हर्षवर्धन किसके टाइम में आया था फ्रेंड्स? तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो हर्षवर्धन हेंगसांग के समय में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें केवल 2, 3 और 4 सही है, जिसमें हेंगसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षण बन गया था। तो ये सही है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये भी सही है। और हेंगसांग की भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए पेज नंबर आपको 4 पेज नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। हर्ष का दरबारी कवि कौन थे? तो हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है। और बाणभट्ट ने क्या लिखा था? तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है, अपने ग्रंथ लिखा था। तो हर्ष ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हर्षचरित किसने लिखा? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने कराया था। उनमें कुल कितने रथ मंदिर है? तो इसमें 7 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में उर, सभा, नगरम का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य गांव के प्रकार है। ठीक है, जिसमें उर यह सामान्य प्रकार का गांव था जहां किसान जातियां रहती थी, जिनकी जमीनें शायद सार्वजनिक होती थी। दूसरा है सभा, यह गांवों का दूसरा प्रकार है जिसमें महादेव गांव या ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव आते थे। और नगरम किसको बोलते थे? तो इस प्रकार के गांव व्यापारियों और सौदागरों के वर्चस्व वाले थे। संभवतः व्यापार में गिरावट आने पर गांवों में आकर बस गए थे। व्यापारियों के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंहवर्मन थे। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे फ्रेंड।
फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप लाभ उठा सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चालुक्य शासन वाले क्षेत्र में गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो जिन्हें महाजन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादक ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठान एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था। तो ये सही है। और आदर्शवादी दर्शन के विचार ने वैज्ञानिक जांच और तर्कसंगत सोच की प्रगति को रोक दिया था। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि क्या कथन सही है, तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो ईस्वी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी, तो ये सही है। और उस समय तक भारत में राज्य और वर्णभेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था, तो ये दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन अर्थात धर्म है, आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन अर्थात अर्थ है, शारीरिक सुख अर्थात काम और मुक्ति अर्थात मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की है, तो वैशेषिक। ठीक है। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है, तो ब्रह्मसूत्र बद्रायन की रचना है। ब्रह्मसूत्र बद्रायन, बी से बी ऐसे करके याद करेंगे, याद रहेगा। पहला 9वीं शताब्दी में शंकर द्वारा और दूसरे 12वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा हुआ था। शंकर ने ब्रह्मा की किसी विशेष गुण से रहित माना, लेकिन रामानुज ने ब्रह्म गुण संपन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य है यहाँ पे और काल है, तो सम्मिलित करना है और इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ कब मिले हैं, तो 700 ईसा पूर्व में। कौशल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार हुआ है, तो ये कब हुआ, तो 500 ईसा पूर्व में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं फ्रेंड्स, तो 800 ईसा पूर्व में। अब पंचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन हुआ है और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे शाब्दिक दिया हुआ है, प्रमुख तथ्य है, तो इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका क्या है। तो क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी में क्या हुआ था, तो दूसरी शताब्दी में इसका आंसर है सी। दूसरी शताब्दी में शून्य की खोज हुई थी। तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था, तो तीसरी शताब्दी में खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ था। 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो सुवल्व सूत्र के माप और ज्यामितीय ज्ञान हुई थी। और 6ठी शताब्दी में चावक का लोकायत दर्शन हुआ था। दूसरी शताब्दी में शून्य की खोज हुई थी। वेदियों के निर्माण के लिए व्यवहारिक ज्यामिति अस्पष्टबल लेखन। तीसरी शताब्दी में खगोल विज्ञान और औषधि स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। 5वीं शताब्दी में सुलभ सूत्रों के मापन और ज्यामितीय ज्ञान हुई थी। और 6ठी शताब्दी में चार्वाक का लोकायत या भौतिकवाद दर्शन हुआ था। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है, तो पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि ऐसे करके ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, तो अष्टाध्यायी का पाणिनि का लिखा हुआ संस्कृत व्याकरण का नाम पाणिनि है। नेक्स्ट है, सुश्रुत ने अपनी चिकित्सा का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया था, तो 121 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता किन्हें माना जाता है, तो अपस्तंबा को। ठीक है, भारत में व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता किसे माना जाता है, तो अपस्तंबा को। ठीक है,
प्राचीन भारतीय इतिहास में माप और ज्यामिति के ज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजाओं को यज्ञ करने हेतु अपस्तंबा ने वेदों के निर्माण के लिए एक व्याकरण ज्यामिति का निर्माण किया था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो बारहमिहिर की एक प्रसिद्ध कृति ब्रह्म संहिता में लिखी गई थी। तो किस में लिखी गई थी? तो छठी शताब्दी ईसा में। छठी शताब्दी ईसा में बारहमिहिर ने ब्रह्म संहिता की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट होगा पाली ग्रंथ पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो पाली को अटकथा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को कलानुक्रमण उचित रूप से प्रदर्शित करना है? तो इसमें देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा पहले तमिल, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु। ठीक है। दक्षिण भारत में तमिल भाषा सबसे पुरानी है, उसके बाद कन्नड़ है, उसके बाद तेलुगु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है? तो कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। प्राचीन भारत समाज के मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट होगा हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद सोरा क्या है? तो सोरा क्या है फ्रेंड्स? तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। फ्रेंड्स यहाँ से अब करंट हो जाएगा, तो करंट भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम अभी जस्ट आने वाली ही है। तो सोरा का फुल फॉर्म, सोरा का क्या मतलब है? तो सोरा का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। सोरा एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसका नाम ओपन एआई ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें दो लोगों को दिया गया फ्रेंड्स। इसमें गुलजार रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है और फ्रेंड्स ये करेंट है अभी। तो COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये सही है। और इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें 1 और 4 सही है, जिसमें भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिकता घोषणा 3 नवंबर 2015 को पेरिस में किया था। तो ये सही है, बिल्कुल सही है ये। और चौथा हो जाएगा माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल होने वाले 119वां देश बन गया। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। तो बिल्कुल सही है। और यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो ये दोनों सही है। तो ए और इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही है। इसमें सूची मिलान करना है। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी 2-3-1, जिसमें सांग्री-ला डायलॉग कहाँ हुई है? तो सांग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में हुई है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जर्मनी में। और रायसीन डायलॉग कहाँ हुआ है? तो रायसीन डायलॉग भारत में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। और इसमें कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें केवल 3 सही नहीं है, इसमें 2 सही है। तो दोनों देख लेते हैं। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। और इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए है, यूके और फ्रांस है। तो ये दोनों सही है। ठीक है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितनी है? तो भारत का स्थान 42वां है। नेक्स्ट होगा लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 4 सही है, जिसमें लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 में की गई है। तो ये सही है। और दूसरा है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के
सबसे बड़े रेलवे टर्मिनल का शुभारंभ किया है। इस टर्मिनल के संबंध में क्या कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यह टर्मिनल जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है, तो ये सही है। और कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किए थे। और इसका लंबाई कितनी है? तो 12.77 किलोमीटर लंबी टी सुरंग खारी सुबेर सेक्शन के बीच में पड़ती है। और सुरंग सर्वेक्षण का काम वर्ष 1996 के आसपास शुरू हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्थान द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पर। देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए अच्छा, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लोक संवेदना अभियान किसके लिए है? तो 15 दिवस के लिए कार्यकाल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो वो देखना है। तो कथन 2 सत्य है, जिसमें देख लेते हैं क्या है। तो 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है, तो ये बी आंसर हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया गया है फ्रेंड्स? तो ये 14% व्यय किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता कराया है? तो ये है सी कोरोनियल मास इंजेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाला क्षेत्र सेनेगन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाले अंतरिक्ष गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन से हैं? तो ये कोसोवो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं कि इसमें असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड? तो 2 है, असत्य कथन है, जिसमें कह रहा है कि सुचेता कर्नाटक सरकार चलाए वाली मातृत्व लाभ योजना है, तो ये गलत है, जबकि स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने किया है, तो ये सही है। नेक्स्ट हो जाएगा 137 नंबर कि इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें सभी कथन असत्य है, तो वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इंडियन इसमें कथन सत्य पूछ रहा है, तो सत्य, इसमें भी दोनों कथन गलत है। इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इंडियन स्कीमर IUCN रेड लिस्ट की सूची में संकटग्रस्त स्थिति में एक पक्षी है, मुख्यतः सर्दियों में भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहाने पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो ये दोनों असत्य कथन है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के चुनाव आयोग के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नाम का अभियान शुरू किया है, तो वो भी गलत है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नाम अभियान शुरू किया है। तो एक ध्यान दीजिएगा कि चुनाव आयोग ने किसके लिए मेरा पहला वोट, वो देश के नाम है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के पहली बार मतदाताओं को बड़ी संख्या में बाहर लाने और देश के विकास के लिए वोट के माध्यम से विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा सत्य कथन है? तो केवल 2 सत्य है, जिसमें कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन आधुनिकीकरण करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सिटीजन कॉर्नर जल जीवन अभियान के एक पहल है, और जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है फ्रेंड? तो इसमें सत्य कथन केवल एक है। 16 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गणेश सिंह शेखावत ने लखनऊ में जल जीवन शक्ति डैशबोर्ड पर अनूठी पहल सिटीजन कॉर्नर की शुरुआत की है। सिटीजन कॉर्नर एक वन स्टॉप समाधान है, जहां एक क्लिक पे गांव के जल गुणवत्ता
और अन्य जलपूर्ति की जानकारी के बारे में वास्तविक समय एवं विवरण कराने तथा पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन करने और जलापूर्ति को सीधा नागरिकों के हाथ में पहुंचाने का क्षमता प्रदान करता है। जूरिसडिक्शन एक प्रकार का साइबर अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों, इसमें असत्य कथन है तो दोनों असत्य कथन है इसमें फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन खोज रहा है तो सत्य कथन सिर्फ एक है, जिसमें विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निर्देशक GEF बनने वाले विकासशील देशों की पहली महिला गीता बत्रा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कथन असत्य कथन कौन सा, तो दोनों इसमें असत्य कथन है। और तो औरंगाबाद और रोहतास जिलों में निकेल क्रोमियम खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी किया गया है। और दूसरे में वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार के 7 जिलों में अर्नब हट खोला जाएगा, तो ये गलत है। और यहाँ पे वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों में अर्नब हट खोला जाएगा, तो कितने जिलों में, तो 6 जिलों में, ना कि 7 जिलों में, तो आंसर सी हो जाएगा, इसमें दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन कौन से है, तो केवल 2 है, जिसमें गगनयान की सभी मिशनों के लिए इसरो और LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, और तो ये कथन कौन सा सही है, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें असत्य कथन कौन है, तो दोनों असत्य कथन है। इसमें लिखा हुआ है कि सर्वाधिक तेंदुआ का आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो वो गलत है। जिसमें पर्यावरण जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में कितना हो गया है, तो 12.852 से बढ़कर 2022 में 13,884 हो गया है, 13,874 हो गया है। जिसमें मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है, जिसमें 3,907 है। राज्य स्तरीय विवरण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो सीरिया के न्यायाधीश, इसमें सत्य कथन पूछ रहे हैं, तो दोनों कथन गलत है, तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों के बच्चों को गोद लेने के लिए अनुमति देता है और विवाहित भागीदारों को पूर्णतः माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें क्या पूछ रहा, तो ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी देश बन गया, तो बिल्कुल सही है। और उसमें लेबनान के न्यायाधीश नफाक सलमान के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या क्या है, तो संयुक्त राज्य के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, और 26 जून 1995 में स्थापना हुआ था। और इसका न्यायालय कहाँ पे, मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है, हेग का नीदरलैंड। यहाँ सही सुमेलित करना है फ्रेंड्स, तो केवल केवल एक सही सुमेलित है, जिसमें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, चारकुट महोत्सव मिजोरम में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 13 मार्च 2024 को कहाँ हुआ, तो कोलंबो श्रीलंका में। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव तो मध्य प्रदेश में, और तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है, तो देख लेते हैं। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ है, तो ये सही है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदों के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही है, तो ये सही है। तो इन दोनों आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एडिटोरिया का टेस्ट कंप्लीट होगा उसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगी, ताकि आपको वीडियो पढ़ के आपको खुद से अंदाज़ा भी लग जाएगा कि, और थोड़ा सा ये उम्मीद भी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।